हेलो, वेलकम टू द चैनल नर्मदा बैंक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2022 के यूपीएससी इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है वो जो लेंडिंग फैसिलिटीज़ है उनके रिगार्डिंग है कि पूछ रखा है जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी ये किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। तो देखिए ये आईएमएफ से रिलेटेड है और इसमें जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है इसमें क्या किया जाता है, आईएमएफ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको अर्जेंट जो बीओपी क्राइसिस है उसको फुलफ़िल करने के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है, साथ में जो इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। तो कई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने जैसे कोविड-19 के टाइम या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तो उस टाइम इस फैसिलिटी को यूज किया है। इसके बाद जो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है ये बेसिकली जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको आईएमएफ प्रोवाइड करता है और इसके अंदर जो एक तरीके से पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है उसी का ये पार्ट होता है, पॉवर्टी रिडक्शन में। ठीक है, तो दोनों इंस्ट्रूमेंट आईएमएफ से रिलेटेड है। तो अगर हम अदर टाइप ऑफ लेंडिंग है उनकी बात करें तो जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है ये आईएमएफ का टूल है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हो गई ईएफएफ, उसके बाद रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट आरएफआई, एफसीएल है वो फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन है, उसके बाद प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट पीएलएल है और पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट पीआरजीटी। तो ये इंस्ट्रूमेंट है जिनके थ्रू आईएमएफ लैंडिंग जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाता है। और कुछ इंस्टीट्यूट का भी हम लैंडिंग फैसिलिटीज़ उनके नाम देख लेते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक है वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लेके आईपीएफ इसका एक टूल है। वैसे डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग डीपीएफ इनका टूल है। एडीबी की हम बात करें तो ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्स ओसीआर लोन्स प्रोवाइड करते हैं या पॉलिसी बेस्ड लोन्स और रिजल्ट बेस्ड लैंडिंग पीबीएल आरबीएल ये किसके टूल है, ये भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के टूल्स हैं। अगर हम एनडीबी की बात करें तो एनडीबी या तो कॉरपोरेट लोन्स प्रोवाइड करता है या ग्रीन लोन्स या फिर जो इंफ्रा लोन्स हैं वो प्रोवाइड करता है। तो इनके नाम देखना ही सफिशिएंट होगा क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इनके नाम से रिलेटेड ही आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नीर और रीर के बारे में पूछ रखा है। नीर है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रीर है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो नीर क्या होता है, ये एक तरीके से जो वेटेड एवरेज होता है, वेटेड एवरेज ऑफ करेंसी अगेंस्ट जो भी ट्रेडिंग पार्टनर होते हैं उनके अगेंस्ट होता है। तो जनरली क्या होता है, ये एक तरीके से आपकी इंटरनेशनल जो करेंसीज़ हैं उनके रेस्पेक्ट में आपकी करेंसी की वैल्यू को दिखाता है। रीर क्या होता है, इसी का इन्फ्लेशन अगर एडजस्ट कर दिया जाए नीर में तो उसको हम रीर बोलते हैं। तो ये रियल वैल्यूज़ को दिखाएगा जिसमें इन्फ्लेशन वाले पार्ट को हटा दिया जाता है। अब होता क्या है, अगर नीर की वैल्यू बढ़ती है इसका मतलब होता है कि आपकी करेंसी अप्रिसिएट कर रही है, आपकी बाकी करेंसीज़ के मुकाबले आपकी करेंसी की क्या वैल्यू है वो अप्रिसिएट कर रही है। तो डायरेक्टली क्या इंडिकेट करेगा, तो नीर इंडिकेट अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, बिल्कुल कि बाकी करेंसियों के मुकाबले अगर आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है तो नीर इंक्रीज़ होगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एन इंक्रीज इन रीर इंडिकेट ए इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। देखो रीर में इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया है लेकिन स्टिल अगर रीर बढ़ रहा है तो वो ये दिखा रहा है कि आपकी जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब ऐसे में क्या होगा, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कम पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको वो चीपर होगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इंपोर्ट्स तो बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। तो इस वजह से ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती नहीं है, एक्चुअली कम हो जाती है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं थर्ड ऑप्शन कि इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू फॉरेन इन्फ्लेशन इज लाइकली टू कोज ए डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर। देखो अगर जो नीर है उसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी जो नीर का वैल्यू है इंडिया में वो लगभग 94 के आसपास चल रहा है और जो रीर की वैल्यू है वो लगभग 104-105 के आसपास चल रही है। लेकिन जैसे ही अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू फॉरेन इन्फ्लेशन, तो उस केस में जब हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो रीर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू अप्रिसिएट कर जाती है।
क्योंकि उसको एडजस्ट करने के बाद उसकी वैल्यू अप्रिशिएट करेगी। तो वो जैसे मान लो 108 पे पहुंच गया, ये थोड़ा सा बढ़े, इसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इसका, तो ये जो डाइवर्जेंस है वो गैप बढ़ जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो भी बढ़ जाता है। अब इसके बाद एक रियल टाइम डेटा देख लेते हैं हम। तो देखिए 2020 के आसपास बहुत हाई इन्फ्लेशन थी। उस टाइम ये आपका रीर है, ठीक है, रीर है, और ये आपका नीर है। तो रीर की वैल्यू कितनी थी, अराउंड 108 के आसपास थी उस टाइम। नीर की वैल्यू 90 के आसपास थी, मतलब ये 18 के आसपास गैप था। जब इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल हुई 2025 के आसपास, लो इन्फ्लेशन देखी गई, तब ये गैप 97 से और 84 हो गया, दोनों कम हो गए। लेकिन ये गैप कितना है, लगभग अभी 13 के आसपास बचा। और अब ये थोड़ी जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है वैसे वैसे गैप फिर से बढ़ रहा है। तो ये अपना एक रियल टाइम डेटा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है कि इफ़ इन्फ्लेशन इज़ टू हाई आरबीआई इज़ लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखिए आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगर ये मान लो ये आरबीआई है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाई करेगा तो ये क्या देगा मार्केट में, इधर ये मान लेते हैं अपना मार्केट है, तो ये मार्केट में पैसा देगा, ठीक है। तो अगर ये मार्केट में पैसा डालेगा तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी है और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो आरबीआई क्या करेगा, एक्चुअल में जीसेक्स सेल करेगा, बाई नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है कि इफ रूपी इज रैपिडली डेप्रिसिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर। देखो रूपी डेप्रिसिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, रूपी की डिमांड ऑलरेडी, जो रूपी की अवेलेबिलिटी है वो हाई है, डॉलर कम है। तो ऐसे में आरबीआई क्या चाहेगा कि डॉलर की सप्लाई बढ़ा दे ताकि ये जो डेप्रिसिएटिंग सिचुएशन है उसको कम कर, सही कर सके। तो इसलिए आरबीआई सेल करेगा डॉलर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है कि इफ़ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल दैट इज़ लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर। देखो यूएसए और यूरोप में अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो वहाँ के जो डॉलर्स हैं वो इंडिया में आ रहे होंगे। तो डॉलर की सप्लाई, इस टाइम सिचुएशन क्या है कि डॉलर की सप्लाई बढ़ी हुई है, कंपैरेटिवली हम बोल सकते हैं रुपये की सप्लाई कम है। तो ऐसे में क्या करेगा आरबीआई, अगर सप्लाई बढ़ी हुई है तो आरबीआई उसको कंट्रोल करेगा और आरबीआई डॉलर बाई कर लेगा। तो ऐसे में क्या होगा, रुपये की सप्लाई फिर बढ़ जाएगी और आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो G20 कॉमन फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग पूछ रखा है। तो ये कोविड-19 के टाइम जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो गया, डेट रिलीफ हो गया या सस्टेनेबिलिटी रिस्टोरेशन, ऐसे एम्स के साथ बनाया गया था। इसमें पहला ऑप्शन है कि ये इनिशिएटिव G20 और पेरिस क्लब, इन दोनों ने मिलकर एंडोर्स किया। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो पेरिस क्लब क्या है, एक ट्रेडिशनल क्रेडिटर था, तो उसके साथ मिलके G20 जो कंट्रीज़ हैं वो आए हैं, और जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको, लो इनकम कंट्रीज़ है उनके यहाँ जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग का काम किया जा रहा था इसमें। तो बेसिकली इसमें जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये भी साथ में काम कर रहे थे। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा है कि इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्री विद अनसस्टेनेबल डेट, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है ही। तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन इंडेक्स बोर्ड के रिगार्डिंग है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो बोल रखा है कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाई वे ऑफ IIBs। सही बात है, कूपन रेट्स को कम किया जा सकता है। जैसे मान लो पहले 10% पे कूपन रेट थी, लेकिन कोई इन्फ्लेशन का प्रोटेक्शन नहीं था, मतलब ये इन्फ्लेशन से कम ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अभी हो सकता है कि 8% जो है कूपन रेट हो जाए, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो ये भी इसके साथ जो इसका इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे में एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है इन्फ्लेशन के लिए। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। IIB प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, तो ये तो इसका बेसिक मोटिव ही है, तो ये वाला भी सही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन IIB आर नॉट टैक्सेबल। तो देखिए ना, तो ये इंटरेस्ट और गेन, कैपिटल गेन, ये दोनों ही टैक्सेबल नहीं है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, दोनों के ऊपर टैक्स लगता है। तो ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स नहीं है, तो ये वाला एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 वुड बी राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म के रिगार्डिंग।
जैसे अमेजन हो गया, ठीक है। तो पूछा है दे कैन सेल देयर ओवन गुड इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। देखो दो मॉडल होते हैं, एक मार्केट प्लेस मॉडल होता है और एक इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल होता है, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, ठीक है। तो ये जो यहाँ बात हो रही है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल की बात हो रही है कि भाई ये खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल कर सकते हैं, लेकिन इंडिया जो एफडीआई अलाउ करता है वो सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल में अलाउ करता है। तो इस वजह से जो अमेजन है वो खुद के प्रोडक्ट नहीं बेच सकती, वो जो इंडियन जो ओनर्स हैं उनके बने हुए प्रोडक्ट को एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर फीस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल नहीं करेंगे। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है द डिग्री टू विच दे कैन ओवन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज़ लिमिटेड। तो ऐसा है कि इंडिया में अभी कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो कोई भी जो लिमिट है वो प्लेस नहीं करी गई है। तो अमेजन है जैसे वो पूरा का पूरा ही ओन कर सकता है, यानी किसी भी बड़े सेलर को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकता है। तो इसके रिगार्डिंग कोई स्टैट्यूटरी लिमिट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा बोथ, नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रियल सेक्टर के बारे में पूछ रखा है कि इनमें से कौन कौन सा रियल सेक्टर है। तो रियल सेक्टर क्या होते हैं, जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस हो गया, तो ये बेसिकली रियल सेक्टर है। लेकिन जो प्योरली फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं या प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे मनी लेंडिंग, बॉन्ड्स, ट्रेडिंग, तो वो रियल सेक्टर का पार्ट नहीं होंगे। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, बिल्कुल कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये रियल सेक्टर है। टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग न्यू रॉ मटेरियल इनटू फैब्रिक्स, ये भी सही बात है। कमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी, क्या कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस मनी लैंड कर रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रियल सेक्टर नहीं है। ऐसे ही कॉरपोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज़, तो ओवरसीज़ या डोमेस्टिक कुछ भी हो, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी रियल सेक्टर नहीं है। तो इसमें ओनली 1 और 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, ये टर्म है, इसके बारे में पूछ रखा है कि क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई एक फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में उसके जो एसेट्स हैं वो लोकेटेड हो और इन जो एसेट्स या शेयर्स हैं इनका ट्रांसफ़र कर ले, तो फॉरेन कंट्री इंडिया से एसेट्स का शेयर का ट्रांसफ़र कर ले, तो उसको एक तरीके से हम इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन एंटरप्राइजेज और पेइंग टैक्स, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, कंट्री जो कंपनी फॉरेन होनी चाहिए। फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया पेइंग टैक्स टू द कंट्री ऑन इट्स बेस ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, तो ऐसी बात भी नहीं है कि भाई जो टैक्स दे रही है उसको हम इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र बोलेंगे, उसके कंपनी के जो एसेट्स हैं या जो शेयर हैं उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। इंडियन कंपनी परचेज टेंजिबल एसेट्स इन ए फॉरेन कंट्री एंड सेल, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, फॉरेन कंट्री होनी चाहिए। तो लास्ट वाला देख लेते हैं, फॉरेन कंट्री ट्रांसफर शेयर एंड सच शेयर डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स या लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन है वो एम होता है, तो जैसे मशीनरी हो गई या फिर कोई टेक्नोलॉजी हो गई या फिर कुछ इन्वेंट्री आपने बिल्ड कर ली, ठीक है, तो इनमें जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो टेक्नोलॉजी में जो जा रहा है वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म एम होता है इसमें। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो डेट में क्या हो रहा है कि हम लोन ले रहे हैं एक तरीके से, इक्विटी में बेसिकली अपनी जो भी शेयर्स होते हैं वो सेल कर रहे हैं, तो दोनों में ही क्या है कि एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वैसे इसको एक्सपेंडिचर बोलना भी सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों में पैसा आ रहा है, दोनों ही सोर्स ऑफ फंड है।
जहाँ डेट फाइनेंसिंग में क्या हो रहा है, लाइबिलिटी अपने ऊपर अभी बढ़ रही है। वहीं इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या हो रहा है, बेसिकली एक तरीके से जो अपनी कैपिटल है वो अपन गिरवी रख रहे हैं या उसके ऊपर हम पैसा उठा रहे हैं। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो ओनली वन वुड बी द आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग का एक बड़ा पार्ट गवर्नमेंट बोरोइंग में जाता है। तो देखिए हाउस होल्ड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस में कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बैंक में डिपॉजिट करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये सब जो है वो इंस्टीट्यूशन फाइनली जो जीसेक होता है वहाँ से गवर्नमेंट इनसे पैसा उठाती है। इनसे ये जो फंड्स हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से जीसेक के थ्रू गवर्नमेंट पैसा उठाती है। तो ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जो हाउस होल्ड की फाइनेंशियल सेविंग है वो गवर्नमेंट बोरोइंग के काम आ रही है। तो ये वाली बात तो सही है। दूसरा है डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट इन ऑक्शन फॉर्म में लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। तो डेटेड सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, जो लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज़ होती है, लॉन्ग टर्म्स लोन होते हैं, उनको बोलते हैं। तो जब ये मार्केट रिलेटेड रेट या मार्केट डिटरमाइंड रेट पे ऑक्शन में जाते हैं तो बिल्कुल इससे जो इंटरनल डेट है उसका एक कंपोनेंट होता है ये, क्योंकि डेटेड सिक्योरिटीज़ इंटरनल जो डेट है उसका पार्ट होती हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसमें बोथ 1 and 2 वुड बी राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रखा है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। तो ये वाली बात तो सही है भाई, फेडरल रिजर्व अगर अपनी इंटरेस्ट रेट है उनको बढ़ा देता है तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। और जो इंडियन मार्केट में डॉलर में पैसा आया हुआ है या FDI FII है, वो लोगों के लिए जो फेडरल रिजर्व है वहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद दिखेगा। तो इससे कैपिटल फ्लाइट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो पहला तो सही है। दूसरा बोल रहा है कि कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म विथ एग्जिस्टिंग कमर्शियल बोरिंग। तो सही बात है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हाई हो सकती हैं। साथ ही क्या, कैपिटल फ्लाइट से जो डॉलर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो डॉलर की सप्लाई कम होगी तो डॉलर अप्रिसिएट करेगा, रुपी डेप्रिसिएट करेगा। तो ऐसे में डॉलर अप्रिसिएट करेगा तो उसमें जो रिटर्न या जो इंटरेस्ट है पे है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विथ ECB। अगर डीवैल्यूएशन हो जाती है डोमेस्टिक करेंसी की तो इस केस में क्या होगा, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा वापस पे करना पड़ेगा ECB के लिए। तो ऐसे में करेंसी रिस्क डिक्रीज़ हो जाएगी क्या, नहीं, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी गलत होना चाहिए। तो 1 and 2 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन UPSC की फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को हटा दिया था। तो अब इस पर डिबेट हो सकती है कि क्या उनको ऐसा लगा जिस पे हटना चाहिए था, लेकिन इसका मेरे हिसाब से 1 and 2 शुड बी आंसर। कई बार हिंदी इंग्लिश का भी कुछ इशू हो जाता है कि हिंदी पेपर में कुछ छप जाता है, इंग्लिश में कुछ छप जाता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन हटा दिया जाता है। लेकिन गिवन ऑप्शन से 1 and 2 सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में पूछ रखा है। तो बोल रखा है कि आंध्र प्रदेश, केरला, ये वो। देखो आंध्र प्रदेश, केरला ये तो काफ़ी डिफ़ॉल्ट चॉइस है, यह आराम से कर लोगे। इवन त्रिपुरा भी हमें लगता है कि एक पहाड़ी इलाका है तो वहाँ होगा। हिमाचल प्रदेश में आप कंफ्यूज हो सकते हो, फिर इसके ऑप्शन 1 सही 2 सही वाले दे रखे हैं। तो एग्ज़ाम सेटिंग में इसको सही कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हमें लगता है मे भी शायद कुछ तो गलत होगा ही। लेकिन इसका फाइनल आंसर की में UPSC ने चारों आंसर दिए हैं। तो इसमें चारों, क्योंकि और चारों में खास बात क्या है, ये माउंटेनियस टेरेन है यहाँ, ठीक है, और उसकी वजह से वहाँ टी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है। जनरली नोन लिखा हुआ है तो थोड़ा सा जो इसकी लैंग्वेज है उससे भी हम हल्का सा गैस लगा सकते हैं कि बहुत एक्सट्रीम नहीं जाएगा एग्जामिनर यहाँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज हैं CRA उनके ऊपर पूछ रखा है। तो एक बार जो इंडिया में की CRAs हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो क्रिसिल है वो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और ये फर्स्ट CRA थी इंडिया की।
ठीक है। ऐसे आई सी आर ए है, उसके बाद केयर है और ब्रिक वर्क है। तो ये बेसिकली 3-4 इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि सी आर ए आर रेगुलेटेड बाई आर बी आई। तो ये वाली बात गलत है, जो यू पी एस सी ट्रेडिशनली करता है कि का जो ऑप्शन में स्विच कर देता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सेबी है, कि आर बी आई नहीं, सेबी इसको कंट्रोल करती है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज आई सी आर ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये वाली बात सही है। और ये जो मूडी बैग्ड है, ठीक है, एक इंटरनेशनल सी आर ए है मूडी, तो वो इसको बैक करता है। ब्रिकवर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ये भी हमने अभी पढ़ा कि ये भी इंडियन एजेंसी है। तो जैसे इसमें आप पहले को गलत करते हो तो 2 और 3 ही डिफ़ॉल्ट चॉइस बचती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में पूछ रखा है। तो 2016 में इसको बनाया गया था। तो इसका एम क्या था, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके जो अपॉइंटमेंट्स हैं डायरेक्टर के, एमडी के, तो उनके रिगार्डिंग एडवाइस करना, साथ ही कुछ बिजनेस स्ट्रेटजी हो गया या कैपिटल रेजिंग हो गया या फिर कंसोलिडेशन हो गया। तो ऐसे काम थे इसके बैंक बोर्ड ब्यूरो के, तो इसलिए लाया गया था। तो इसका जो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो चेयरमैन वॉज आरबीआई का गवर्नर। देखो पहले भी आरबीआई का गवर्नर, इस एक बॉडी जो बहुत सारे बैंक्स को कंट्रोल करी है उसका चेयरमैन होना मतलब फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। वैसे होता कौन है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और जनरली कोई फॉर्मर सीनियर बैंकर या ऑफिशियल ही होता है, तो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट होता है। पीबी रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। सही बात है, एडवाइजरी फंक्शन है इसका। पीबीबी हेल्प द पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबी इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। तो ये वाली बात भी सही है। तो ये 2 और 3 वुड बी आंसर। और इसमें जैसे आप पहला गलत करते हो तो आप आंसर तक पहुंच जाते हो। तो ये एक ही फैक्ट को चेक करना चाह रही थी यूपीएससी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग है। बोल रखा है कि एज देयर इज ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड पे लोअर इंटरेस्ट रेट। तो सही बात है, वो आपको एक एडिशनल फैसिलिटी दे रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है बॉन्ड उतने प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप इक्विटी में चेंज कर लीजिए, या इक्विटी एकदम से बहुत सूटअप करने वाली है तो भी आप इक्विटी में चेंज कर सकते हो। तो क्योंकि इस एडिशनल फैसिलिटी के लिए वो आपको लो इंटरेस्ट रेट देंगे। तो ये वाली बात तो मतलब बेसिक लॉजिक से भी हो जाती है। ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर ए डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। सही बात है, बेसिकली एक तरीके से क्या कर रहा है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है कि जो भी कंज्यूमर प्राइस राइज हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग। तो ये एक तरीके से जो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हैं वो नया इनोवेशन की तरह देख सकते हैं। तो इसमें दोनों 1 और 2 वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इंडिया इनमें से किस किस का मेंबर है। तो देखो AIIB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका इंडिया क्या था, फाउंडिंग मेंबर था। और जो लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है वो भी मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट है इंडिया। तो ये इंडिया इसका बिल्कुल मेंबर है। जो MTCR है वो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए रेजिम लाया गया था, तो इसका भी इंडिया पार्ट है। इसका पार्ट इंडिया 2016 में बना था, ठीक है। और जो SCO है उसका भी इंडिया पार्ट है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका इंडिया 2017 में फुल मेंबर बन गया था, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में हम साल भर पढ़ते रहते हैं। तो 1, 2, 3 वुड बी आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वियतनाम के रिगार्डिंग पूछ रखा है कि वियतनाम हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर। तो काफ़ी जेनरिक स्टेटमेंट है, इसमें कुछ गलत करने लायक है नहीं। फास्टेस्ट ग्रोइंग है भी, उनके एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ रहे हैं, तो ये वाली बात सही है। सेकंड है कि वियतनाम इज़ लेड बाई मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। तो मे भी हो सकता है आपको मल्टी पार्टी या सिंगल पार्टी उसके बारे में आइडिया ना हो, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ लिंक टू द इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट। तो बिल्कुल इनके एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ रहे हैं, वहाँ से अच्छा ये लोग ट्रेड करते हैं, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ है। जनरिक स्टेटमेंट है, गलत करने का चांस ही नहीं है। फॉर ए लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। तो सही बात है, जब भाई ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दे रहा है,
तो ये डिफ़ॉल्ट चॉइस होनी चाहिए, तो ये वाला भी कुछ सही करने में दिक्कत नहीं होगी। नाउ पांचवा जो ऑप्शन है वो वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक, क्योंकि ये वन ऑफ द उसकी बात नहीं कर रहा, मोस्ट दे दिया तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब देखिए, अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं तो 134 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन है ये वाला, और बाकी जो इनमें आपको अपने पास पता चल रहा है कि भाई यहाँ मोस्ट दे दिया, यहाँ मल्टी पार्टी, इस पे भी डिबेट हो सकती है, तो हम आराम से 134 के साथ जा सकते हैं। करेक्ट पूछा इसने, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ वियतनाम में सिंगल पार्टी होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रखा है कि इंडिया में कौन रेस्पॉन्सिबल है मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो ये हमें पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई, उसका काम ही है, क्या काम है कि भाई जो भी इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन है, जो हम 4 ± 2% का टारगेट रखते हैं, तो उसके अंदर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। तो इंडिया में जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। तो इसके अलावा देखो ये एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये ऐसे अट्रैक्टिव ऑप्शन है नहीं, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एनएफटी के रिगार्डिंग पूछ रखा है कि नॉन फंगेबल टोकन है, दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। सही बात है, कुछ भी कोई फिजिकल एसेट है उसका एक डिजिटल कॉपी बना दी जाती है, उसको एनक्रिप्टेड होता है और उसको बाई एंड सेल किया जा सकता है। जो भी एनएफटी बना उसको दूसरी कॉपी नहीं जनरेट की जा सकती, इसलिए उसको एज ए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके ट्रेड के तौर पे देखा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन सही है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ए ब्लॉकचेन। तो सही बात है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है और क्रिप्टोग्राफी टोकन्स होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे कैन बी ट्रेडेड ऑन और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। बेसिकली होता क्या है कि इक्विवेलेंसी पे जो जैसे जो बिटकॉइंस हो गए या जो फंगिबल टोकन होते हैं वो ट्रेड किए जाते हैं। तो ये क्योंकि यूनिक ही होते हैं, इनका जैसा कुछ दूसरा है ही नहीं, तो उसको एक्सचेंज करना या ट्रेड करना मुश्किल होता है, तो इसको एज ए ट्रांजेक्शन यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये एज ए करेंसी या एज ए कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 and 2 वुड बी राइट आंसर।